जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, हमारा कोरोना से संघर्ष जारी है। लॉकडाउन भले ही खत्म हुआ है, लेकिन अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में हमको चाहिए कि हम पूरी तरह से सावधानी बरतें और जो भी कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक है, जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं हमें, उनका हम 100% पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं और साथ ही साथ समय समय पर साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोते रहें। इन तत्वों को अपनाकर ही हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोरोना से बचा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर सुधाकर पांडा से। प्रोफेसर पांडा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से इस संकट की घड़ी में हमारी चिंताओं को और अधिक बढ़ा रही हैं, उनका समाधान हम किस प्रकार से करें, उनका सामना हम किस प्रकार से करें, इस विषय पर भी उनसे हमने बातचीत की है। आप हैं प्रोफेसर सुधाकर पांडा। आप वर्तमान में बिरला ग्लोबल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के कुलपति हैं, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश से भी घनिष्ठ संबंध रहा है। आप अर्थशास्त्री भी हैं। तो आइए प्रोफेसर सुधाकर पांडा से टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना का ये संकट काल है और इसमें हम तरह तरह से अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास कर रहे हैं और भले ही देश की पूरी व्यवस्था खुल नहीं पाई है और बहुत सारे प्रतिबंध अभी भी जारी हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ रास्ते तो ढूंढने ही पड़ेंगे। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो हमारे सामाजिक कार्य हो, चाहे हमारे शैक्षणिक काम हो या फिर हमारे सांस्कृतिक कार्य हो, सभी के लिए कुछ थोड़ी मोड़ी छूट मिली है, जिसके माध्यम से हम फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी समस्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारे शिक्षा जगत का। शिक्षा में क्या समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार से हम इसको आगे दुरुस्त करेंगे, आज हम इन समस्या के साथ हैं बिरला ग्लोबल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के कुलपति प्रोफेसर सुधाकर पांडा जी के साथ। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या योजनाएं हैं और चूंकि वो एक अर्थशास्त्री भी हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या संबल मिले, किस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। बहुत सारे सवाल है, उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो हम शिक्षा के विषय में ही जानना चाहेंगे कि इस समय जो क्लासेस बंद हो गई, परीक्षाएं स्थगित हो गई और विद्यार्थियों में एक अनिश्चितता की भावना है कि पता नहीं कब उनकी डिग्री फाइनल होगी, कब वो अगले कक्षाओं में जाएंगे या कब उनका करियर स्टार्ट होगा। तो आप उनको किस प्रकार से आश्वस्त करना चाहेंगे कि उनके करियर पर कोई प्रभाव भी ना पड़े और उनकी शैक्षणिक जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सके? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो कोरोना के लिए तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, सब जगह, सब जितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, सब जगह कुछ ना कुछ असर तो पड़ा है। जी जी। हमारा यूनिवर्सिटी में तो जो डिफरेंट कोर्सेस है, पीजी कोर्सेस है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, लॉ है, कॉमर्स है, तो पहला हमने ये सोचा कि जो बच्चे पीजी क्लास में सीनियर बैच है, एमए फाइनल जी जी। जो होते हैं, एमकॉम फाइनल जो होते हैं या एमबीए फाइनल जो होते हैं, वो सब लड़के लोग का कोई जो की है, वो सबकी तो प्लेसमेंट हो गया था। हाँ हाँ। कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया था। वो उस लोग काम कर रहे थे, कोई बेंगलोर में था, कोई बॉम्बे में था, कोई कलकत्ता में था। जी जी। तो पहला बात है, उनको उनका जो इम्तिहान है, एग्जामिनेशन, हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी उनको रिक्रूट किया है, ये जान के किया है कि वो एमए पास करेंगे, वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहा है। जी। अगर अभी हम इनको इम्तिहान नहीं करेंगे, रुक देंगे, तो बच्चे लोग के लिए बहुत असुविधा हो जाएगा, जी बिल्कुल, इनकन्वीनियंस आएगा। तो इसीलिए हमने सब बच्चे को टेलीफोनिक मैसेज माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से, तो सब लोग को ये बताना पड़ा कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं, ये आपके सुविधा के लिए है। जी। आपको डिग्री ठीक समय पर मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो है, इसी में भी कोई रुकावट नहीं आएगा। तो फॉर्चुनेटली ऑल द स्टूडेंट्स एग्रीड। जी जी। तो दूसरा बात था कि जो लोग बच्चे लोग बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता वहाँ काम कर रहे हैं, वो तो भुवनेश्वर आ नहीं सकते। जी। नो एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर ट्रेन तो नहीं है, रोड में तो आना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए और बच्चे लोग के लिए और कोई मार्ग नहीं था। जी। तो वो सब राजी हो गए। हाँ हाँ। तो हम डेट फिक्स कर लिया, करके हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर दिया, करके ऑनलाइन रिजल्ट भी जितने जल्दी होगा जी जी हमने प्रकाशित कर दिया। क्या बात और है, बच्चे क्या? लोग को उनका जो रिजल्ट है ये सब भेज दिया। जी जी जी, बहुत अच्छा तो काम हुआ। इससे हाँ, ये हुआ कि ये बच्चे लोग का जो कंपनी इनको रिक्रूट किया था, तो उनको कोई तकलीफ नहीं आने दिया। जी। दूसरा बात है कि हमारे जो दूसरा बैच है, जो फाइनल ईयर को जाएंगे, इसके लिए भी कोई रुकावट नहीं है। जी। तो दे आर नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। हाँ हाँ। तो ये तो पीजी जो सीनियर बैच लड़की के लिए है। हाँ हाँ। आप देखिए, जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा अधिक होता है। जी। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में लॉ में है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, मैनेजमेंट में है, जर्नलिज्म में है। जी। तो वो सब जब कोरोना आया इसके पहले तो चले गए थे। वो अपने गांव को चले गए थे, कोई अपना सिटी चला गया था, कोई अपना टाउन चला गया था। जी। तो इतने सारे स्टूडेंट्स लोग थे जिसको लेकर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन करना बहुत मुश्किल था। और दूसरा बात है, ऐसे हमारे बच्चे लोग थे, कोई बिहार से है, तो कोई राजस्थान से है, कोई तो तमिलनाडु से है, कोई केरला से है। तो कुछ बच्चे हैं जिसके पास ये इंटरनेट का कनेक्टिविटी का सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ भी इंटरनेट की इलेक्ट्रिसिटी भी रेगुलर नहीं आता है, तो इसीलिए कोई तो प्रॉब्लम होता रहता है। जी जी जी। तो हम लोग बच्चे से कंसल्ट किया, हाँ हाँ। हम क्या करें, हम तो चाहते हैं आपको आगे लेने जाने के पड़ेगा हमको, लेकिन ये स्थिति में आप क्या चाहते हैं? आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे? अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो जब यूनिवर्सिटी खुलेगा, रीओपनिंग होगा, आप आके यहीं देंगे। जी। तो वो सब बच्चे लोग को ये बोले कि सर, हम जब यूनिवर्सिटी खोल जाएगा तो हम आके हम
का इंतजाम दे देंगे तो हमारे लिए यही गांव में रहकर व हमारे सिटी में रहकर ये परीक्षा देना मुश्किल होता है। हाँ हाँ। तो देखिए ये सारे इतने सारे बच्चे हैं, थाउजेंड्स बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे लोग तो लेके हम चलना पड़ेगा आगे। जी जी जी। तो उनको कन्वीनियंस को हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए बोला कि ठीक है भाई, जैसा आपका मर्जी, हाँ, हम भी जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। जी 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 और जी। आप तो हमारे लिए है। हाँ हाँ। तो ये सब इन्हीं कंडक्ट करने के लिए, एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए आपके पास पहले प्रथम नंबर 1 यूजीसी का इंस्ट्रक्शंस है, जी। कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी इंस्ट्रक्शंस आए, जी। स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहता है, यूजीसी क्या चाहता है, यूनिवर्सिटी बच्चे लोग क्या चाहते हैं, फैकल्टी लोग क्या चाहते हैं, ये सब कुछ हमको देखना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी हम करते हैं, हाँ। देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे लोग को सुविधा ध्यान में रखते हुए, यूनिवर्सिटी का इमेज को ध्यान में रखते हुए, वी टुक द स्टेप्स and we have conducted the examinations and we have waiting जब reopening हो जाएगा जी जी जी, तब फिर हम ऑफलाइन क्लास और ऑफलाइन एग्जाम करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, ये तो एग्ज़ाम की बात हुई। बहुत सारे बच्चे जो अभी अपनी तैयारी कर रहे थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्लासेज भी चल रहे होंगे उनके, और अचानक से क्लास स्थगित हो गए कोरोना के कारण। तो क्या उनके तैयारी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या ई लर्निंग के क्लासेज स्टार्ट हुई क्या आपके यहाँ? हाँ हाँ हाँ, ई लर्निंग के क्लास शुरू हो गया था। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा आपने कहा ना, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत दूर में हैं। हाँ हाँ। तो फिर भी हमने जो स्टूडेंट्स राजी थे, जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध था, तो उनके लिए हम ई लर्निंग क्लासेस से शुरू किया था और कंप्लीट भी किया है। हाँ हाँ। और जो बच्चे ये क्लास का फायदा नहीं ले सके, हमने बोला कि आप लोग आ जाइए, जब कैंपस में आ जाएंगे आपके लिए फिर हम ऑफलाइन क्लास करेंगे। जी जी। तो आपका कोई असुविधा नहीं है जी, यानी कि से सुविधा जुटाने का प्रयास किया गया। बात ऐसा है कि ये लॉकडाउन में स्टूडेंट्स लोग को एकेडमिकली हमको एंगेज करके रखना पड़ता है। हाँ। तो वो लोग जानना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स है, अगर आप देखिए 2 माह से ज्यादा हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा इनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और ये पढ़ाना जो शुरू करना, जो क्लास वगैरह वगैरह अगर उनके साथ आलोचना नहीं करेंगे, आगे नहीं लेंगे, तो वो इसको क्या मालूम होगा। वो बोले कि सर कहाँ, यूनिवर्सिटी एक जगह है, बच्चे लोग की एक जगह है, पढ़ाई एक जगह है, तो सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी जी। तो इसीलिए हम लोग यही चेष्टा किया है कि बराबर हम लोग स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होकर रहते हैं। सर, हम थोड़ा दूसरी तरफ चलना चाहेंगे। आप चूंकि अर्थशास्त्र से भी संबंधित रहे हैं, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी अध्ययन किया है अर्थशास्त्र का। वर्तमान जो परिदृश्य है सर देश का, बल्कि कहे पूरे विश्व का, कि आर्थिक गतिविधियां बहुत मंदी की दौर में चली गई हैं, प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। खास करके उद्योग क्षेत्र और जो सेवा सर्विस सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इस कोरोना संकट से। आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जब सारी गतिविधियां धीरे धीरे आरंभ हो रही हैं, धीरे धीरे अपने पटरी पर आने लगी हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक होने में, ग्रोथ रेट 5-6% के आसपास पहुंचने में कितना समय लगेगा, और इसके लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाए वो किस प्रकार की हो? क्या कहेंगे सर आप? पहला बात ये है जी, ये तो बहुत सच है कि कोरोना के लिए भारत का अर्थनीति का पर, व्यवस्था पर बहुत कुछ इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ चुका है। जी जी जी। तो ये प्रभाव से हमको देखना पड़ेगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हमको पहले टैकल करना पड़ेगा। तो पहले देखिए आप लोग, इंडस्ट्रीज बंद है, पीपल आर आउट ऑफ जॉब्स, एंड आप लोग जानते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स, ये सब अपना अपने घर आ गए हैं, तो उनके पास नौकरी नहीं है, इनकम नहीं है, खर्च करने का व्यवस्था नहीं है, वो फिर अपना परिवार को कैसे रखेंगे? जी, उनके पास बच्चे हैं, माँ बाप है, तो कहाँ से ये लोग ये अपना जो लाइवलीहुड प्रॉब्लम होता है इसको कैसे संभालेंगे? ये एक प्रॉब्लम है जी। ये प्रॉब्लम को हर स्टेट केंद्रीय सहायता से, और केंद्रीय सरकार भी इससे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 जी।
आप जानते हैं पहला नंबर वन प्रॉब्लम कि वी मस्ट गिव फूड टू एवरीबॉडी। जी। तो हम जो बोलते हैं देयर शुड बी फूड सिक्योरिटी। हमारे खाद्य व्यवस्था में ऐसे कोई रुकावट नहीं आना चाहिए जो कि कोई परिवार भूखा रहे। जी। तो इसीलिए जिसका पास कार है तो मोदी जी ने कर दिया कि 1 नेशन 1 कार्ड। तो जिसके पास एक कार्ड है ये रेशन ले सकता है, और रेशन लेने के लिए तो पैसा भी चाहिए। तो ये सरकार, राज्य सरकार कहिए, केंद्र सरकार कहिए, तो जिनको भी एवरी मंथ दे आर ऑल्सो गिविंग देम मनी। जैसे 7,000 6,000 आपको जो आते हैं, जो फार्मर्स इनकम को एक टाइम दे देते हैं। जी जी। कहा भी ओल्ड एज पेंशन है इसको दे देते हैं, कहा ये स्कूल फीस वाई स्कूल नहीं है तो स्कूल को फीस देना है तो रुकावट कर देते हैं कि अभी आप स्टूडेंट से मत लीजिए, ये पीछे आप ले सकते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। जी। तो ये पहला बात। दूसरा बात है, ये जो आ चुके हैं अपने गांव अपने राज्यों के आ चुके हैं, ये कब वापस जाएंगे कोई नहीं बता सकता। जी। तो देखिए आपका स्टेट यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते थे माइग्रेंट वर्कर्स, वो आ चुके हैं। जी। तो ये कितने दिन ऐसे घरे बैठते रहेंगे? अभी तो ना जा सकते हैं ना यहाँ कुछ काम कर सकते हैं। जी। तो आप कुछ दिन के लिए उनको खाना पीना दे सकते हैं, फूड सिक्योरिटी। जी जी। तो इसके बाद आप लोग को उनको ये एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो कहाँ से लाएंगे एम्प्लॉयमेंट? तो गांव में है। तो जो लोग गांव में रहते हैं ये सुविधा आप पंचायत से कराइए। जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन गांव में है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, जी जी, तो इनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको बीडीओ है, आपके तहसीलदार है, एक्सटेंशन ऑफिसर्स है, ये सब जो ऑफिसर्स है ये गवर्नमेंट का तरफ से काम करेंगे। जो आपका पंचायत स्तर में जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो गांव के तरफ से अपने लोग के तरफ से काम करेंगे जी। तो कौन सा काम आप क्या कर सकते हैं, ये बैठ के ये दोनों सोचेंगे कि क्या करेंगे। आप देखिए गांव में आप जानते हैं ना पोखरी, जी जी जी, जी। बड़े बड़े पोखरी है, लेकिन पानी नहीं है क्योंकि ये सूख गया है। तो कैन वी रिकवर, कैन वी रिक्लेम दैट? पहला बात है इसमें। जी जी जी, मतलब जो भी जल स्रोत हो सकते हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए। बस गांव में हम जानते हैं हम अभी फॉरेस्ट के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गांव में कैन वी क्रिएट सोशल फॉरेस्ट्री? जी जी जी, ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, गांव में अभी तो कृषि का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो कृषि का ऊपर ध्यान देने से हमको देखना पड़ेगा कि धान और गेहूं का साथ हम और क्या क्या वेजिटेबल्स कहिए, केस क्रॉप्स कहिए, या फ्रूट्स कहिए, या प्लांटेशन कहिए, इसके साथ और क्या सुविधा हम गांव लोग को दे सकते हैं। ये डिपेंड्स जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ ये फसल हो सकता है कि नहीं, ये सब विस्तृत रूप से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जी। प्लानिंग करके आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग की जो कर्म नियुक्ति है, बाय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप ये सब कैसे धीरे धीरे सृष्टि करेंगे। ये काम एक दिन में नहीं होगा। जी जी। ये काम के लिए आपको बराबर बैठने पड़ेगा, थिंकिंग करने पड़ेगा, इन्वॉल्व होना चाहिए और गांव लोग के साथ मिलके करना पड़ेगा। जी जी। तो इसीलिए सरकार का तरफ से योजना है, गांव के तरफ से आप मीटिंग करके जो पंचायत में आप भी जान सकते हैं कि कौन सा पंचायत में कौन सा काम आप कर पाएंगे। तो ये आप मिलाकर तो आपको अप्रूव करके इस प्रकार से काम आप शुरू करना पड़ेगा। तीसरा बात है, देखिए ऐसा गांव में ऐसा भी विलेज है जहाँ ये वेजिटेबल्स होता है और धान भी होता है और आपका देखिए वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स भी होता है। जी जी। तो ये सब हम कैसे गांव में कोल्ड स्टोरेज
देखिए, जब टमाटो हाँ, टमाटो का जब हार्वेस्टिंग होता है तो इनका ये फायदा कुछ गरीब किसान को नहीं मिलता है। हाँ, हाँ, तो मिडिल मैन मेजर ले जाते हैं, जी, इसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। हाँ, हाँ, बस जब वो पैसा 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया हो जाएगा तो इसको मार्केट में छोड़ेंगे। जी, 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 तो खरीद करेंगे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया में, पर बेचेंगे 30 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया। हाँ, 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 तो ये सुविधा हम कैसे गांव के जो किसान हैं उनको कैसे हम दे सकते हैं? जी, 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 तो ऐसे करते हैं कि अगर कोई पंचायत में, हमारे सब पंचायत में हम्म, कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी हम कर सकते हैं, जहां गांव के लोग जो सब्जी जिस एरिया में होता है, जो सरप्लस होता है, जो मार्केट को लेने के लिए है, यहाँ रख सकते हैं और ठीक टाइम पर ठीक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। जी, जी, इसीलिए वो जो हमारे सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, इसको अमेंडमेंट किया है। पावर टू द फार्मर्स, जी, दे जी, कैन सेल, हाँ, है ना, हाँ, दे कैन सेल। तो इसी भी सुविधा को हमको दे दिया है। जी, हमने ये सुविधा उपलब्ध है, तो इसलिए हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और लाइवलीहुड फॉर द पीपल ये करना पड़ेगा। जी। यानी कि हमको ऊपर से न देखकर जड़ की तरफ आना होगा। हमको छोटे स्तर पर, बस मतलब बस गांव बस की तरफ से हम शुरू करेंगे तो शायद पूरी अर्थव्यवस्था बस रिवाइवल बस बस की बस तरफ बढ़ हाँ, जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि गाँव को जागृत करें, गाँव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और जो ये मजदूर हमारे बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इनको रोजगार देंगे तो निश्चित है कि गाड़ी हमारी अर्थव्यवस्था की पटरी पे आ जाएगी। सर, एक और प्रश्न है हमारा कि जब भारत कोरोना संकट से लड़ रहा था उसी समय में कुछ प्राकृतिक आपदाओं ने भी बहुत ज्यादा चोट की हमारी अर्थव्यवस्था पे। आप तो जहाँ हैं वो पूर्वी तटीय इलाका है, और वहाँ पे इस सीजन में, गर्मी के मौसम में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत आते हैं। 5-6 बार का हमला होता है तटीय क्षेत्रों में, और बहुत तेज तूफान आते हैं जिसके कारण बहुत बर्बादी भी होती है, और इसका प्रभाव देश के अंदर तक भी होता है। बहुत ज्यादा वर्षा, बहुत तेज आंधी तूफान, फसल का गिर जाना, ये सब समस्याएं आती हैं। आपने सर देखा होगा कि जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं वो भी बड़े जुझारू होते हैं, वो अभ्यस्त होते हैं प्राकृतिक आपदाओं के, लेकिन जब प्रकृति बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है तो समस्या आती है। और इस दौर में जो समस्या आई वो वास्तव में बहुत कठोरता वाली स्थिति थी। एक तरफ तो यूं ही रोजगार की कमी हो गई थी, ऊपर से प्रकृति ने भी मारा। तो आपने सर क्या रीड किया है कि भारतीय जो जनमानस है, जो आम आदमी है, ये वो किस प्रकार से ऐसी समस्याओं से उबरे और क्या व्यवस्था करे कि वो परमानेंटली इनसे बाहर निकल सके सर? देखिए, ये जो आपने प्रश्न उठाया, हम्म, ये ये जो इशू है, इसका पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हाँ, नेचर कभी किस रूप से आपसे वो आएंगे और क्या डिस्ट्रक्शन लाएंगे कोई बता नहीं सकता है। हाँ, 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 ये है कि ये सच है कि हमारे जो आईएमडी, जो फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, जी, ये जी, पहले से हम सबको सूचित कर देते हैं जी, जी, कि उसी दिन और उसी घंटा, इसी समय पर, इसी समय से लेकर इतना 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन, 24 घंटे या 40 घंटे हाँ, हाँ, तक आपका मौसम ऐसा रहेगा। जी, जी, और उसके साथ आपको हवा भी आएगा। 70 किलोमीटर हो सकता है जो होलोकास्ट है, 70 किलोमीटर हो सकता है, 80 किलोमीटर हो सकता है, 100 किलोमीटर हो सकता है। हाँ, 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 एक ये बात है, जब वो फोरकास्टिंग हो जाता है तो राज्य सरकार, क्या आप स्टेट्स लेते हैं, मैं हमारा स्टेट का बात करूंगा। जी, जी, एक बार वो मैसेज आ गया कि ये होने वाले है, हाँ, 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 तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने सारे कलेक्टर्स है, जी, जी, तो दे आर अलर्टेड, हम्म, एंड दी विलेजेस जो कोस्टल एरिया में है, समुद्र के पास है, जी, जी, तो उन जहाँ ये सब जो लोग है, यहाँ परिवार लोग रहते हैं, जी, जी, तो उन सब के लिए डिजास्टर सेंटर बना गया है। जी, तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश जारी रहता है कि परिवार समुदाय को अपने घर, अपने गांव से लेकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर है वहां रख दिया जाए, हाँ, हाँ, और उनका खाना पीना रहना सब व्यवस्था वहीं हो जाता है। जी, 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 तो
तो जब ये साइक्लोन जैसे हमारे यहाँ अम्फन आया था खत्म हो जाता है, तो फिर ये गांव लोग को वहीं ले जाते हैं हम लोग जी। तो ये 1 दिन या 2 दिन का बात होता है। हाँ। लेकिन जो लॉस होता है वो तो परमानेंट होता है। कहाँ कोई जीवन लॉस हो गया, कोई लाइफ चला गया, कहीं कहाँ कोई एनिमल्स गांव काउज बुफालो ये चले गए, ये तो परमानेंट लॉस होता है। जी जी। इसके लिए जो जो कॉशन लेना चाहिए आपको, ये सरकार तरफ से बिल्कुल लेते हैं। हाँ। और इसके लिए कलेक्टर से शुरू होके आपने जितने सारे ऑफिसर्स है, सब लोग का सहयोग से ये काम हम करते हैं जी स्टेट में। दूसरा बात है, देखिए जो अम्फन आया था तो इसके लिए लोग भी सजाग रहना चाहिए जी। जब अनाउंस हो जाता है कि इतना टाइम से इतना टाइम तक ये होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी आपको 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पवन आएगा, ये सब ये भी हो सकता है कि नंबर 1 योर इलेक्ट्रिसिटी इज अफेक्टेड, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हो सकता है कि आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो आपका जल जोगान कैसा होगा, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई नहीं होगा जी। अगर आपका वाटर सप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगा जी जी। गांव में लोग आएंगे कैसे, जो वेजिटेबल बेचते हैं। तो इसीलिए ये सब इंडिविजुअल को डिपेंड करता है। फैमिली लोग सब सावधान हो जाते हैं। आपका पानी जल आप 2 दिन के लिए रख देते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हम लोग बाजार जाके ये जो आपका कैंडल मोमबत्ती या नहीं तो केरोसिन जो भी मिलता है जी, इनको ले आके घर रखते हैं। तो ये ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है। तो बार बार होने से लोग जान जाते हैं, इससे कैसे एडजस्ट करेंगे। सरकार तरफ से तो मदद रहता है जी। फिर हम लोग भी जान जाते हैं जी, तो ये आएगा जाएगा। और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करके रख लेते हैं। तैयारी करके रहते हैं जी जी, ऐसा होता है। और इसी समय पर आप देखिए तो बहुत कुछ कोऑपरेशन मिलता है आपका नेबर से, आपकी रिलेशन से, आपके जो भी है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इस समय सोशल बॉन्डिंग जो है वो बहुत बढ़ जाती है, बढ़ जाता है। जी तो जी जी। इसलिए हम लोग ये दूसरा है, आप देखिए आफ्टर द अम्फान ये तो वेस्ट बंगाल में इसका नुकसान बहुत कर दिया। वेस्ट बंगाल जी आप जी जानते हैं जी। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश ये आ गया लॉस। वो लोग बोलते ना क्या आपको पुक फसल नष्ट कर देते हैं। लॉकस्ट, जी जी, लॉकस्ट, टिड्डी। इसके लिए ये भी फोरकास्ट होता है कि ये कहाँ ईरान से या कोई मिडिल ईस्ट कंट्री से ये आ रहे हैं। जी जी जी। ये तो 1 2 4 5 ये तो हजार संख्या में आएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं सर। लाखों करोड़ में आएंगे और 1 मिनट के आपका सब फसल नष्ट करके चला जाएंगे। जी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी तो कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता, कोई कम्युनिटी भी ले जा सकता, ये जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ता है। तो ये रेडी हो जाता है कि कौन सा पेस्ट हम लोग स्प्रे करें सो दैट ये लोकस्ट नहीं आए। तो ऐसा व्यवस्था भी स्टेट करते हैं। फिर भी आप ये 100% नहीं कर सकते हैं कि कोई फसल नष्ट नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल। तो ये तो होता रहता है। आप क्या करेंगे, आप बताइए। प्रकृति के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। ये मनुष्य का, आप जैसे जानते हैं, ये मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है। जी जी। तो ये संघर्ष के साथ हमको रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी आनंद है ये। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जो बहुत एक तरह से घर में लोग कैद हो गए थे और लोगों ने अपने को संतुलित रखने के लिए, अपना मानसिक क्षमता को बनाए रखने के लिए लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए। परिवार में रहने को तो मिला, लेकिन बहुत ऊब भी हुई लोगों को कि इतने दिनों तक कैसे रह सकते, कैसे रहेंगे घर के अंदर। तो ऐसे में कुछ लोगों ने साहित्य का सहारा लिया, कुछ लोगों ने संगीत का सहारा लिया, कुछ लोगों ने फिल्मों का सहारा लिया। आपने सर इस दौरान क्या क्या किया सर? मेरा पहला कर्तव्य था कि मेरे पास मेरे बच्चे लोग है, मेरे बच्चे लोग मीन्स माई सन्स फैमिली। जी जी जी। तो पहला मैं था कि ये हमें तो वयस्क हो गया है, वयस्क एजेड पर्सन है। तो मैं पहला कर्तव्य था कि ये बच्चे लोग को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जी। तो सेकंड है
तो बच्चे लोग को हम कैसे एंगेज करके रखेंगे? ना क्लास है, ना कहाँ जा सकते हैं, ना गाड़ी है, ना मोटर है। जी जी। तो बच्चे लोग को हम बताते थे कि भाई तुम तो बहुत बढ़िया जीत जाते हो, हाँ थोड़ा गाना करो, रिकॉर्डिंग करो, तुम्हारे जी पापा जी। से भेजो, हाँ हाँ और तुम्हारे जो स्कूल के क्लासमेट्स है इनसे भेजो। हाँ हाँ। कभी कभी हम लोग क्या करते थे, तो घर में खाना पकाने के कंपटीशन करते। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मैं अच्छा तरफ से ये कर दूंगा, हाँ माई मिसेस बोलते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप क्यों भाई ये मैं बनाता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप सब जानते हैं, मुझे मालूम नहीं है। जी जी जी। ऐसा कंपटीशन रहता है। वाह अच्छा, वाह वाह। हमारे घर में जो मेरी छोटी बच्ची है, हाँ बच्ची मीन्स ग्रैंड डॉटर, हाँ हाँ हाँ। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आप दोनों चुप होइए, हम काम करते हम हैं। काम करते, क्या बात है। हाँ, हम काम करते हैं। आपको क्या खाना चाहिए? पकौड़ी खाना चाहिए, या गुपचुप खाना चाहिए, या ये खाना चाहिए? अरे वाह तो वाह। मैं बना के आपको दूंगा, हाँ समझे ना। हाँ 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 तो इसके साथ हमारे जो बहू हमारे साथ भी रहता है, हाँ हाँ वो बोलते हैं कि ठीक है पापा जी, वो बच्चे को जो चाहता है तो इसको करने दीजिए, हाँ। मैं आपके लिए केक बनाता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। बहुत अच्छा। मैंने एक कितना ऐसे ही कितना हम अच्छा कंपटीशन माहौल हो लगे गया रहते था। हाँ, कितना अच्छा माहौल हो गया। सब लोग घर में हैं और सब लोग मिलजुल के हैं। अच्छा अच्छा हाँ, बना के। बॉन्डिंग जो आपका परिवार का बॉन्डिंग होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है इस समय। जी 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 और सोशल में पास में भी लोग होते हैं, आप तो किसको घर को नहीं जाएंगे, फिर भी आप फोन में बात कर सकते हैं। जी जी। फोन में वो लिख के कुछ भेजते हैं, आप इसको कुछ लिख के भेजते हैं, वो लाइक मारता है, वो कमेंट मारता है, आप कमेंट मारते हैं। जी जी ये जी सही जी। चलता है और क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जीवन है। हाँ, घर और इसी में। तरह से हंसते और खेलते घर में जीवन भी भी पूजा निकल पाठ जाता भी है। बहुत होता है हाँ इसी समय में। जी। घर में पूजा पाठ बहुत होता है, लोग आध्यात्मिक बन जाते हैं। हाँ और बिल्कुल। ये तो बढ़िया बात है कि एटलीस्ट आपका एनवायरनमेंट वो बहुत बढ़िया बन जाता है। जी और ये जो परिवेश आपका है, ये भी स्वच्छ स्वच्छ हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो सबका फायदा लेना चाहिए, आपको हाँ एंजॉय हाँ। करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। एक बहुत क्या अच्छी करना, बात सर और तो आपने। कोई उपाय नहीं है आपके पास। जी। प्रोफेसर सुधाकर पांडा सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। स्टूडेंट्स तो आपके खुश हुए ही होंगे। हाँ, उनको बहुत पॉजिटिव आपकी तरफ से संदेश मिला है। और साथ ही साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी प्राकृतिक स्थितियां हैं, जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं, सबके प्रति आपने जो सकारात्मक रुख दिखाया है, आपने जो हमें बातें बताई हैं, निश्चित है कि कोरोना संकट में जो भी नैराश्य भाव होगा लोगों के अंदर, वो सब समाप्त होगा इस बातचीत को सुनकर। और लोगों में एक नया उत्साह आएगा और हम फिर से नई दुनिया बसाएंगे। फिर से भारतवर्ष अपने रॉ में होगा जिस तरह से पहले था। सर, आपने इतना समय दिया हमको, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रोफेसर सुधाकर पांडा। इसी बातचीत के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।